जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और आगे जो भी परीक्षाएं आपकी होगी ईमानदारी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है हमारा जो समसामयिकी का है वो पूरा हो चुका है। आप वन लाइनर के कुछ फैक्ट इस पुस्तक में दिए थे, वो एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है उत्तराखंड का भूगोल से संबंधित इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में भाबर से पहले हिमालय की कौन सी श्रेणी स्थित है। कितना छोटा क्वेश्चन दिया गया है कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये मैंने वीडियो भी बनाया था, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन जो है वह उससे संबंधित एक वीडियो बनाई थी। तो देखिए, जो भाबर से पहले है दोस्तों वो है आपका शिवालिक रेंज आती है। सबसे पहले है आपका ग्रेट हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक। अगला है दोस्तों वृद्ध हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सा भाग स्थित है। वो है आपका लघु हिमालय। दोस्तों लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों वृद्ध हिमालय के बाद के भाग का नाम क्या है। यानी जो वृद्ध को ग्रेट या हिमानी भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो आएगा आपका ट्रांस का मतलब होता है बाहर, यानी जो हिमालय से बाहर है। तो उत्तराखंड का मैप अगर आप इस प्रकार से देखते हो तो सबसे पहले इधर ट्रांस है, फिर आपका ग्रेट या महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर इस तरीके शिवालिक या लघु हिमालय है। अगला है उत्तराखंड में सर्वोच्च पर्वत चोटी नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है। तो 7,817 ये राइट आंसर होगा। अगला है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो केदारनाथ मंदिर की है चौखंबा। अगला है पंच शिखरों वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है आपका पंचाचूली। तो पंचाचूली दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है बद्रीनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित पर्वत शिखर कौन सा है। जो नीलकंठ है, और नीलकंठ आपका चमोली में है। धरातलीय विषमता के व निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से उत्तराखंड के भौगोलिक भागों को की संख्या है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन में 4 प्रकार से बांटा है धरातलीय विषमता के कारण। अगला है शिवालिक के पाद प्रदेश किसे कहा जाता है। यानी शिवालिक के पाद प्रदेश का अर्थ है जो पैर कहा जाता है। तो शिवालिक के पैर भाबर क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। अगला है किस भौगोलिक प्रदेश में नदियों का जल भूमिगत हो जाता है। यानी भाबर में ही क्या हो जाता है आपका नदियों का जल भूमिगत हो जाता है। अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्रों से जो भी नदियां आती है वो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है, और मैदानी क्षेत्रों में जैसे ही प्रवेश करेगी तो मैदानी क्षेत्रों में ये यहाँ पे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं और इसके नीचे नदी समा जाती है। उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपका हरिद्वार का कुछ क्षेत्र और रामनगर उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है। अगला है तिपरा बामक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो तिपरा बामक या हिपरा बामक आपका चमोली में है। अगला है मेरे दोस्तों रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो रालम आपका तैयारी किया होगा आपने, पिथौरागढ़ में है। अलकनंदा का उद्गम क्षेत्र है। अलकनंदा का आपका सतोपंथ। एक नज़र फटाफट इसे देख लीजिए कितना आपको इसमें आते हैं। सतोपंथ हिमनद आएगा या ताल आएगा, बात एक ही है। अगला है वेदनी बुग्याल के निकट कौन सा ताल स्थित है। तो दोस्तों वेदनी बुग्याल चमोली में है और इसके निकट आपका रूपकुंड ताल है। रूपकुंड भी आपका चमोली में स्थित है, ये ध्यान दीजिए। प्रसिद्ध देवरिया ताल किस जनपद में है। तो देवरिया ताल आपका कहाँ पे होगा, रुद्रप्रयाग में। अगला है लोकहाम ताल हरीश ताल किस जनपद में है। तो ये सभी ताल आपके कहाँ पे हैं, नैनीताल में। मलवा ताल किस नदी पर स्थित है। तो मलवा ताल आपका कलसा नदी पर स्थित है, ये ध्यान दीजिए, ये भी नैनीताल में है। अगला बूढ़ा केदार क्षेत्र से में कौन सा ताल है। तो महासर ताल है बूढ़ा केदार में, टिहरी में। अगला है दोस्तों पिथौरागढ़ तिब्बत मार्ग में स्थित दर्रा कौन सा है। तो ये लिपुलेख दर्रा है। छिरबटिया या डुंगरीला किस दर्रे का नाम है। तो माणा से होते हुए ये दर्रा है। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे किस जनपद में है। तो सर्वाधिक दर्रे पिथौरागढ़ में है। भूकंपीय लहरों का ज्ञान किसके द्वारा ज्ञात किया गया था। तो सिस्मोग्राफ। अगला है सितंबर 1803 में उत्तराखंड में आए भूकंप का रिएक्टर स्केल पर मान
क्या था? तो इसका जो रिएक्टर स्केल पे मान था दोस्तों वो था 9.0, जो कि बहुत तीव्रता का भूकंप माना जाता है। इससे तीव्र भूकंप पहले नहीं आया ये माना जाता, और इसके बाद भी ना आया। तो 1803 में इस भूकंप का जो केंद्र था वो बद्रीनाथ था। ये वही समय है जब उत्तराखंड में तबाही का माहौल था। राजा का श्रीनगर का महल बह गया था, मौला राम संग्रहालय बह गया था, ये वही टाइम है। अगला है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था? भूकंप तो कई बार आए, लेकिन जो काफ़ी क्षति जिस भूकंप ने उस टाइम पे क्षति हुई थी वो था आपका 20 अक्टूबर 1991 का। अगला है उत्तराखंड की मुख्य अपोहा प्रणाली कितने वर्णों में विभक्त है? तो ये आपका 4 वर्णों में विभक्त है, जो आपका अलकनंदा, भागीरथी, काली, यमुना। अगला है आपके पास क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड हिमालय की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? तो भागीरथी अलकनंदा प्रवाह प्रणाली सबसे ज़्यादा है। अगला है रामगंगा प्रवाह प्रणाली में कौन से कोसी के निकट से उद्गमित होने वाली कौन सी नदी है? कौसानी के निकट, तो ये कोसी है। उत्तराखंड में किस नदी का प्रवाह पथ सबसे अधिक लंबा है? तो काली नदी का आप लोग जानते हो 252 किलोमीटर यह राज्य में बहती है। अगला है सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सरयू नदी यहाँ पे भृंगतुंग पहाड़ियाँ बताया गया है, बागेश्वर सरमूल पहाड़ी भी कहा जाता है। भागीरथी नदी का प्रवाह कितना लंबा है? तो 205 किलोमीटर है दोस्तों, आपका गंगोत्री से देवप्रयाग तक। अगला है उत्तराखंड में सबसे बड़ा कृत्रिम बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 मीटर की चौड़ाई पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 डिग्री की कमी आ जाती है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अगला है नैनीताल नगर की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 2700 मिलीमीटर। अगला है जून माह की गर्मियों के दौरान किच्छा का तापमान रहता है? तो 40.6 तक यहाँ का तापमान पहुँच जाता है। अगला जनवरी माह की सर्दियों में मुक्तेश्वर का तापमान कितना रहता है? आपका 5.8 डिग्री। ज्योग्राफी दिया है तो एक नज़र इसमें देखने में कोई नुकसान नहीं है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र है? तो शिवालिक क्षेत्र में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी शिवालिक का मतलब अगर उत्तराखंड इस प्रकार का उत्तराखंड का मैप है दोस्तों, तो ये तो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, तो शिवालिक ये वाले जो ज़िले हैं, यानी जो 7 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैप करा दिया कि पढ़ने में आसानी हो। उत्तराखंड में उपोष्ण जलवायु किस क्षेत्र में आती है? तो भाबर तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड में अल्पाइन जलवायु प्रायः कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो 3000 से 4200 मीटर वाले। अगला है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वह भूमि जो जंगलों के निकट होती है कहलाती है? तो इजर या कटिन, नोट कर लीजिएगा इसे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साल, सागौन, हल्दू आदि वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन हैं। नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये याद करने में दिक्कत भी होती है, तो एक वीडियो जरूर बनाएंगे इससे संबंधित, तो एक बार इसे वन लाइनर याद कर लीजिएगा। पर्वतीय शीतोष्ण वन में कौन सी वृक्ष पाए जाते हैं? तो पर्वतीय शीतोष्ण वन चीड़, बांज और बुरांस। कई बार पूछा भी जाता है कि चीड़ किस प्रकार का वृक्ष है? पर्वतीय शीतोष्ण वन का उदाहरण है दोस्तों। अगला है शीत कटिबंधीय वनस्पति कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो समुद्र तल से 2000 से 4000 मीटर की। अगला है उत्तराखंड के किस वृक्ष प्रजाति को हरा सोना कहा जाता है? तो ये है आपका बांज का। दोस्तों बांज का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आपके कमेंट, काफ़ी अच्छा भी लगता है। जो भी कई बार कई कमियां, कुछ क्वेश्चन बोलने में गलत हो जाते हैं, तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। अगला उत्तराखंड में प्राकृतिक जड़ी बूटियां किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अल्पाइन घास के मैदान होते हैं। अगला है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में गांववासियों के संरक्षण में चली आ रही पुरानी वन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वन पंचायत है। 1931 से ही वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड राज्य में हो गया था। अगला है लघु हिमालय क्षेत्र में प्रायः किस तरह की मृदा पाई जाती है? तो उप पर्वतीय मृदा।
उत्तराखंड में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये भी आपका ये ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तराई क्षेत्र यानी उधम सिंह नगर हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है वो तराई वाला, कुछ भाग इनका भाबर में आता है, कुछ तराई में, तो तराई क्षेत्र है। अगला है पर्वतीय क्षेत्र की परंपरागत भूमि वर्गीकरण के प्रकार क्या हैं? तो कटिल, उपराऊ व तलाव। कटिल आपको बता दिया कि जो आपके जंगल के नज़दीकी भूमि है। पर्वतीय छिछली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो हिमाच्छादित क्षेत्रों में जहाँ बर्फ पड़ती है। प्राकृतिक कारणों में मृदा से ह्रास होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भू अपरदन कहलाती है, ये ध्यान देना। मिट्टी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो टॉप सॉयल लेवल इसे कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है नदी घाटियों में। नदी तट में रेता बजरी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे चुगान कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब हुई? खनन और पर्यटन आप लोग जानते हो दोस्तों 2001 में हुई थी, नोट कर लेना। खनन और पर्यटन बोलने में एक साथ बोलिए तब याद हो जाते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या है आज हरिद्वार में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग जनपद में। नंदा देवी पशु विहार यानी बायो रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी 1980 में। नंदा देवी, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हो रखा है। अगला है उत्तराखंड में गन्ने की खेती किन जनपदों में होती है? तो गन्ने की खेती केवल इन 4 जनपदों में, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और थोड़ी कोटद्वार वाले यानी पौड़ी वाला क्षेत्र में भी होती है। अगला है उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी प्रारंभिक ही इसे कहेंगे, 8 जुलाई 2001 को। उसके बाद 2003 में आई थी नई औद्योगिक नीति। योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ऋषिकेश को। मंदिरों का शहर द्वाराहाट को। कोशी व सुयाल नदी किस शहर के पार्श्व भाग में बहती है? तो ये है अल्मोड़ा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में पुरुषों की का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार ध्यान रखिएगा ताकि याद भी आपको हो जाए। हम देखिए पुरुषों का प्रतिशत याद कर लीजिए, महिलाओं का 100 में से घटा दीजिए, वो महिलाओं का आ जाएगा 51.54। अगला है उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जनपद है वो है आपका उत्तरकाशी। 41 है इसका जनघनत्व। अगला जनघनत्व किसे कहा जाता है? प्रति 1000 वर्ग स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या। अगला है सरस्वती, मंदाकिनी, पिंडर व नंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी हैं? तो दोस्तों ये आपका अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय निकाय किस जनपद में है? तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है। शिवालिक श्रेणियों के मध्य घाटी क्षेत्र को किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तो उसे दून कहा जाएगा। हरिपुरा जलाशय किस नदी पर बना है? तो ये बोर नदी पर है, उधम सिंह नगर जिले में। बरही पट्टी बागेश्वर पुराने समय में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो ये ताम्र उद्योग के लिए था। अगला है देहरादून जनपद में उपलब्ध प्रमुख खनिज हैं चूना पत्थर और डोलामाइट। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस वृक्ष के गोद में बिरोजा व तारपीन के तेल का निर्माण किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ यानी लीसा। उत्तराखंड में कुल वन पंचायतों की संख्या वर्तमान में 12,090 है। उत्तराखंड के किस जनपद में वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वनावरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी प्रतिशतता में जो वनावरण है वो नैनीताल जनपद में है। यह आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार पूछा जा चुका है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये टोंस नदी है। माणा के समीप अलकनंदा में किस नदी को का संगम होता है? तो वह है आपकी सरस्वती। प्राचीन स्थल कण्वाश्रम किस नदी के पर है? तो ये मालिनी नदी पर है, पौड़ी जनपद में। अगला है काली नदी मैदानी भाग में प्रवाहित होने पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के समय 1997 में उत्तराखंड के जो 3 जनपद बने थे, आरबीसी याद रखिएगा, यहाँ पे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत।
यहाँ पे उधम सिंह नगर गलत दिया है, इसे चंपावत कर दीजिए। अविभाजित उत्तराखंड में महान हिमालय के बाद उत्तरी सीमा तक फैले ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है? टेथिस हिमालय। अगला है भागीरथी नदी का उद्गम है आपका गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी से। पोंटिंग हिमनद की जनपद में स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ के उत्तर में ये चौखंबा है, चमोली में। मुनस्यारी के उत्तर दिशा में है आपका पंचाचूली। लघु हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाले गोला नदी को प्राचीन काल में गार्गी के नाम से जाना जाता था। पुरानी टिहरी में भागीरथी भिलंगना का संगम स्थल है, तो इसे गणेश प्रयाग या स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में 3000 से 4000 मीटर की का क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ये अल्पाइन जलवायु क्षेत्र है। उत्तराखंड में गर्म शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत तो 900 से 1800। बद्रीनाथ में स्थित गर्म जल का स्रोत किस नाम से? ये तो तप्त कुंड है। तप्त कुंड उत्तरकाशी में भी है, जहाँ पे गर्म पानी। बागेश्वर जनपद में कौन सा हिमनद पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो सुंदर डूंगा हिमनद है। तो बागेश्वर में है आपका सुंदर डूंगा हो गया, कफनी हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गया, मृगथुनी ग्लेशियर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के 3 स्थानीय प्रकार क्या हैं? तो देखिए, इसे जरूर ये स्थानीय भाषा में आयोग जब प्रश्न बना रहा है तो इनको नोट जरूर कर लेना। तो रूढ़ी गर्मी को कहा जाता है, चौमास वर्षा काल को, यूंद ठंडियों को। अगला है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में परंपरागत पेयजल का उस स्रोत का नाम क्या है जिसमें रिस कर जल एवं कुंड में जमा हो जाता है? तो नौल कहा जाता है दोस्तों उसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। मध्य हिमालय भाग में गाढ़ गधेरों में जल शक्ति का उपयोग पूर्व समय में किसके लिए किया जाता है? तो घराट पंचक्की के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में पथरीली और अनुपजाऊ भूमि स्थानीय वर्ग में किस श्रेणी में आती है? तो कटिल भूमि। राजस्व विभाग ने अनुसार कृषि क्षेत्र में के साथ सामान्य मध्यवर्ती रिहायशी स्थल वाला भूभाग क्या कहलाता है? तो मौजग यानी ग्राम कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित पानी वाले खेतों को तालाब कहा जाता है। उत्तराखंड के उन पर्वतीय नगरों के नाम बताइए जो अंतिम रेलवे स्टेशन से जुड़े हैं। तो अंतिम है टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। यानी ऋषिकेश भी अंतिम है, इधर देहरादून अंतिम हो गया, उधर आपका टनकपुर, हल्द्वानी। अगला है उच्च हिमालयी शीत क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है? तो वह उच्च हिमालयी शीत क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है? वह रामदाना व फाफरा। नैनीताल चमोली किस बगान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय के बगान के लिए है। अगला है दोस्तों मायापुरी उत्तराखंड के किस शहर का पुरातन नाम है? तो ये है आपका हरिद्वार के नाम, हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो ये दिए गए हैं इस पुस्तक में, तो एक नज़र जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेहतर वीडियो बनाई जाएगी। अब इसके बाद अब उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हम पर्टिकुलर अब पुस्तकों से नहीं, अलग अलग पुस्तकों का निचोड़ एक इतिहास से और एक भूगोल से हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।